The lockdown to be stopped, but it is not looking like that. So, the reputed institute Kota Career Point Science Education Point, Kuchaman City, is starting online education for you. So, let's start. Here, we are going to study a topic of class 12th subject mathematics and the second chapter of mathematics, inverse trigonometric function. So first of all, we try to understand what is the meaning of inverse function here. About trigonometry we have studied in class 11th. Now here first of all we will see what is inverse function. As we know, if there is a function, then it will be defined from one set to another set. कोई फंक्शन है जो किसी एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन है. This first set is called domain and this is called codomain. A function is defined from A to B, where set A is the domain and set B is the codomain. If this function is 1 1 and onto, अगर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ाया गया है आपको, फिर भी मैं एक बार भी आपको इधर क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. अभी आप केवल ये देखें, अगर ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन है और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी है, इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो इस फंक्शन के लिए एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको हम g नाम दे देते हैं, एंड दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम b टू a. ये a से b में था, ये b से a में डिफाइन हो गया, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस वन. वी कैन से दैट g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f. अब हमको बार बार ये इतनी लैंग्वेज ना लिखनी पड़े, इसलिए वी कैन राइट इट लाइक g इज इक्वल टू f इनवर्स. फंक्शन g जो है वो f का इनवर्स फंक्शन है. ठीक है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, वो पर भी देखेंगे. तो एक बार तो मैं आपको पहले यहाँ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है. जैसे कि हमने कोई फंक्शन लिया f of x is equal to 2x plus 5, and this function is defined from the function r to r. रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो रियल नंबर में से ली जाएगी और fx की वैल्यूज भी रियल नंबर में से ही आएगी. तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन किसको कहा जाएगा? इफ वी प्लॉट द मैपिंग ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू, या कह सकते हैं fx की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो when we put any value of x here from the set of real number, first set से कुछ भी आप पुट करोगे, suppose we put 1, तो कितना आंसर आ जाएगा? 7. यानी 1 का रिलेशन 7 के साथ में. Now if we put a different value of x, then we will get a different answer, not same answer. ऐसा नहीं हो सकता इस फंक्शन में कि आपने 1 के अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू यहाँ पुट करी और फिर भी इधर से वही आंसर आ गया जो पहले आ चुका है. If we put 2, then it will be 9. If you put 1 by 2, then it will be 6. So what we can observe here, any value we put here from the set of real number, so for the different value of x there will be different image. So this type of function is called 1 1. वन एलिमेंट की रिलेशन इधर भी वन एलिमेंट के साथ में है, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है 1 1.
ठीक है, यानी कि 1 1 फर्स्ट सेट के बेस पे डिसाइड होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन? इस सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट लिए जाएंगे वो रियल नंबर में से लिए जाएंगे, ठीक है, यानी y की वैल्यू रियल नंबर में से ली जाएगी, तो उसमें कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे रियल नंबर की आप कोई भी वैल्यू रख दो, रियल नंबर के सेट में से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो उसका किसी न किसी से जरूर इधर रिलेशन होगा। आप रख के देख सकते हो। आपको सर अगर हम यहाँ पे 10 रख दें तो जरूर 10 किसकी वैल्यू है? fx की, तो 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब जब आपने इधर x की वैल्यू 5/2 रखी तो उसकी रिलेशन 10 से होगी। इधर रियल नंबर के सेट में से आप कोई भी वैल्यू रखो तो छूटने वाली नहीं है। ऐसा भी होता है कभी कभार कि इधर की साइड में वैल्यू छूट जाती है, उसका भी मैं आपको भी एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है, 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो अगर ये a से b है तो वो वाला b से a में एग्जिस्ट करेगा। उस फंक्शन को उसका इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। और जैसा मैंने कहा जरूरी नहीं कि हमेशा सारे फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। एक मैं उसका भी एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। fx is equals to x square, let it be f defined from R to R. Now if we go for the mapping of this one, अगर हम यहाँ पे x की मैंने वैल्यू पुट करी -1, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी -1 का रिलेशन 1 के साथ में। Now if I put the value 1 here, x की जगह अगर 1 पुट करता हूँ, then also the answer is 1। तो यहीं पे आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये x की ये दोनों वैल्यूज तो डिफरेंट है लेकिन दोनों की जो इमेज है वो सेम है, दोनों का जो रिलेशन है वो किसी एक के साथ में है। So these type of functions are called many one, not one one. There are many elements in this side which are related to only one. ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 ना होके many one फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी आगे आप चेक कर सकते हो। आपने अगर -1/2 पुट किया तो यहाँ आ गया 1/4, अगेन 1/2 पुट किया देन अगेन ऑल्सो 1/4 आ जाएगा। So this is many one function. 1 1 and many one are functions are decided at the basis of first function. इधर की साइड से हमको देखना होता है कि यहाँ पे कहीं दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट की रिलेशन किसी एक के साथ में तो नहीं, तो ये many one होगा। इसी को आप चेक करते हो तो ये ऑन टू भी नहीं मिलेगा आपको। कैसे? आप देख सकते हो आपने माइनस की वैल्यू पुट करी, प्लस में आंसर आ रहा है, प्लस की वैल्यू पुट करी तो भी प्लस में आ रहा है, 0 पुट करोगे तो चलो 0 आ जाएगा। तो क्या आप ये बताओ, इधर मैंने जैसा लिखा R से R में डिफाइन है तो इधर R रियल नंबर के सारे नंबर लिखे हैं, लेकिन क्या कभी नेगेटिव आंसर आएगा इधर? क्योंकि आप जब किसी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं। लेकिन नेगेटिव नंबर है तो सही ना इधर, बस नंबर तो रियल नंबर में सारे आते हैं, तो इधर जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -1/2 इनकी रिलेशन किसी के साथ में होगी ही नहीं। तो इधर सारे नेगेटिव नंबर छूट गए। और मैं तो ये कह रहा हूँ एक भी नंबर छूट जाता है तो भी वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो यहाँ तो सारे छूट रहे हैं नेगेटिव नंबर, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल के बेस पे, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वो एग्जिस्ट किस हिसाब से करता है? अगर फंक्शन a से b में है तो उसका इनवर्स b से a में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं तो फिर उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर हम उसके इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे ये समझा कि इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये हुई, तो यहाँ पे अपन क्या नोट कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये दिया है इसके लिए हम लिख सकते हैं if f is defined from a to b
and f is 1 1 and on to function, then a function g b to a exists, and this function g is called the inverse of f. ये इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी कंडीशन हो गई। दिमाग में हमेशा ध्यान रखें, इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी। नाउ फर्दर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी फंक्शन का, मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रकार के फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो किसी भी टाइप का जो फंक्शन है उसका इन्वर्स निकालने का जो बेसिक फंडा है वो क्या होता है, उसको हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इफ अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू, एक मैं बड़ा छोटा सा फंक्शन ले लेता हूँ, 4x minus 5. If a function f of x is equal to 4x minus 5, then find the inverse of f of x. तो देखो क्या इसका प्रोसीजर रहता है, क्या इसका तरीका रहता है, वो आप समझने का प्रयास करें। हमने ये फंक्शन लिखा, सॉल्यूशन आप देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ क्या करना है, लेट f of x, ये जो f of x है इसको किसी और अदर वेरिएबल के इक्वल मान लो आप। जैसे हमने इसको y के इक्वल मान लिया, ठीक है। इफ f of x इक्वल टू y, देन यहाँ से एक चीज समझे, अगर मैं यहाँ से x को अलोन करना चाहूँ तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अलोन करेंगे तो भाई f डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये कोई मल्टीप्लाई में तो है नहीं। तो इसका मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या होता है, हम जब इस x को अलोन करते हैं तो ये f इधर की साइड में जाके इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। fx को हमने y माना, कुछ और भी माना जा सकता है, z मान लो, x के अलावा कुछ भी मान लो, क्योंकि x में तो ये लिखा हुआ है। अगर fx इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा। तो अब इसको मैं यहाँ fx की जगह y पुट कर देता हूँ। ये आपको पहले लाइन जो है इस तरीके से लिखना है। अब आप देखिए अभी क्या हो रहा है, y अलोन है और y की जो वैल्यू लिखी गई है वो x की फॉर्म में लिखी गई है, x की टर्म्स में लिखी गई है। अब हमको इसका जस्ट रिवर्स करना है, मींस अभी y अलोन है तो आप x को अलोन कर दो, एक बात। अभी y की जो वैल्यू है x की टर्म में है तो आप x की वैल्यू को y की टर्म में ले आओ। तो कैसा होगा, ये बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू y प्लस 5, x is equal to y plus 5 upon 4. Now you can see here x is alone and the value of x is in the terms of y. अब ये देखो अभी मैंने यहाँ क्या लिखा है, x के इक्वल में क्या लिखा जा सकता है, f इनवर्स y। f इनवर्स y की वैल्यू आ गई y प्लस 5/4। लेकिन हमको f इनवर्स y की वैल्यू पूछी गई है या f इनवर्स x की, हमको पूछा गया इनवर्स ऑफ fx। इनवर्स ऑफ fx का मतलब होता है ये f इनवर्स x। तो हम यहाँ y की जगह x पुट कर दें, f इनवर्स y था तो f इनवर्स x। तो अगर मैं इधर x पुट करूंगा तो इधर भी y की जगह x आ जाएगा। f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 5/4। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ये है। और आप ये भी देख लें कि इनवर्स फंक्शन का मतलब बेसिकली यहाँ एक और तरीके से हम समझना चाहें तो क्या होता है, इसका ये जो इनवर्स, ये fx है, ये f इनवर्स x है। अगर ये f इनवर्स x की वैल्यू को उठा के इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दिया जाए तो अगेन x आ जाएगा, आंसर x आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, f इनवर्स x की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठा के fx के अंदर
x की जगह पुट कर दोगे तो आंसर x ही आएगा। देख सकते हैं आप, 4 की जगह 4, इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 5/4 माइनस 5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x प्लस 5 माइनस 5 ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया x। और ये ऐसा हमेशा होगा, कोई भी फंक्शन हो उसका इनवर्स अगर आपने निकाला है तो ये आप चेक करके देख सकते हो, ये हमेशा होगा। किसी भी फंक्शन में आप f इनवर्स x की जो वैल्यू है ये उसको उठा के fx में x की जगह पुट कर दोगे अगर, तो देन हमेशा आपको आंसर x में मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपन ने समझा कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ अपन और लेते हैं समझने के लिए। ये बड़ा इजी सा हमने फंक्शन लिया था। लेट f of x is equal to 3x minus 5 upon 4 minus 2x। ये एक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन टाइप में हो गया। अब हमको इसका इनवर्स निकालना है, f इनवर्स x फाइंड आउट करना है। तो अब ये पहले वाले फंक्शन की तरह तो है नहीं, तो फर्स्ट स्टार्ट तो वैसे ही करना है। क्या करना है आपको, सारे क्वेश्चन में लेट f of x is equal to y, देन क्या बताया था मैंने, इसको इधर भेज दो आप, x is equal to f इनवर्स y। ठीक है, ये पहली लाइन अपन यहाँ नोट कर लेंगे। अब आपने f of x is equal to y मानना है, तो यहाँ हमने y पुट कर दिए, 3x minus 5 upon 4 minus 2x। तो मैंने आपसे क्या कहा था, y अलोन है, x की टर्म्स में लिखा हुआ, आपको x को अलोन करना और y की टर्म्स में लेके आना है। तो कैसे करें, सबसे पहले जो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 4y minus 2xy इज इक्वल टू 3x minus 5। नाउ हमको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो जितनी भी x की टर्म्स है वो तो एक साइड में ले लो और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में भेज दो। तो 3x प्लस 2xy ये इधर चला गया और ये -5 इधर आ जाएगा, 4y प्लस 5। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, 3 प्लस 2y। अब x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4y प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 2y, 4y प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 2y। x अलोन हो चुका है, एंड बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं इस बात पे, अलोन होना काफी नहीं है, x की वैल्यू प्योरली y की टर्म्स में भी आना जरूरी है। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू प्योरली y की टर्म्स में आ रही है ना। x की जगह आप क्या पुट करोगे, f इनवर्स y। अब हमको f इनवर्स y की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, f इनवर्स x की वैल्यू चाहिए। तो यहां आप x पुट करोगे तो यहां सब जगह y की जगह x ही आ जाएगा। ये f इनवर्स x की वैल्यू इस फंक्शन की करस्पॉन्डिंग ये f इनवर्स x है। एंड अगेन इसमें भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा था कि जो भी f इनवर्स x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फंक्शन में जो x है उस x की जगह पुट कर दिया जाए तो x ही आएगा वापस। चेक करते हैं, देखो 3 मैं कह रहा हूँ इस x की जगह ये f इनवर्स x की वैल्यू पुट की। चेक करने का तरीका करना नहीं हमको सॉल्यूशन में, चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है हमेशा। ये प्रॉपर्टी यूनिवर्स फंक्शन की, 4x प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 2x। क्या किया मैंने, ये 3 इस x की जगह f इनवर्स x की वैल्यू देन -5, ठीक है, फिर ये 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इस x की जगह भी f इनवर्स x, 4x प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 2x। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड x ओनली। देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा और इसको यहाँ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x प्लस 15, 3 प्लस 2x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -15 माइनस 10x। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 3 प्लस 2x आएगा वो यहाँ भी आएगा, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 प्लस 2x यहाँ मल्टीप्लाई, 12 प्लस 8x, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -8x एंड -10।
तो आप देखें क्या हुआ, 12x माइनस 10x कितना हो गया, 2x, और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गए, और 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2। कितना आंसर आ गया, x। और ये हमेशा होगा किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए, आप चेक करके देख सकते हो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये हमने एक और एग्जांपल लिया किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का, थोड़ा पहले वाले एग्जांपल से थोड़ा अच्छा। अब थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ये जो सारी चीजें हैं क्लासरूम में तो क्या होता है कि लिख के फिर थोड़ा हमको रुकना होता है कि स्टूडेंट्स भी नोट कर लें, बट यहाँ आपके ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। तो वो टाइम अपन यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं वेट करूँगा कि आप लोग लिखोगे यहाँ पे। तो आगे अपन एक और फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, है ना। वो 1 1 1 2 है वो हम अभी चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको केवल ये प्रोसीजर समझना है कि कैसे हम किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या करना होगा आपको, ये फंक्शन दे दिया एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। देन यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह हमने वाई पुट कर दिया। नाउ कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक फंडा वही है। अभी y अलोन है और y x की टर्म्स में लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, x को अलोन करना है और y की टर्म्स में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि भाई x की वैल्यू निकालनी है तो आप x की टर्म्स को एक साइड कर लो, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड कर लो। लेकिन वो यहाँ क्वाड्रेटिक में आपकी हेल्प नहीं करेगा वो तरीका। एक बार करके मैं दिखाता हूँ कैसे। x की टर्म्स को अगर आप एक साइड कर लोगे, ये इधर 7 इधर आ जाएगा, फिर आप कहोगे सर x कॉमन आ रहा है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपका जैसे आ रहा था यहाँ भी आ रहा है, चलो भाई ले लेते हैं, आप कह रहे हो तो। अब आप कहोगे सर ये x की वैल्यू चाहिए तो x को अलोन कर दो, तो इसको इधर भेज दो, तो लगेगा कि हाँ भाई हमने पहले वाले तरीके से ही x की वैल्यू निकाल ली। लेकिन ये जो है गलत है। क्यों गलत है, मैंने दो बातें बोली, x अलोन होना चाहिए और x की जो वैल्यू है वो प्योरली y की टर्म्स में आना जरूरी है, बट यहाँ x भी आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ x इज नॉट प्योरली इन द फॉर्म ऑफ y। सो ये जो तरीका है इस क्वाड्रेटिकली गलत हो जाए। तो फिर क्या किया जाए कि x अलोन भी हो जाए और x की जो वैल्यू है वो प्योरली y की फॉर्म में भी आ जाए। तो आप ये देखेंगे क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, ठीक है। जैसा फंक्शन होता है उसके हिसाब से टैक्टिक्स लगानी होती है। देखें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब है राइट हैंड साइड में आप जीरो बना लो। तो इस y को आप इधर ट्रांसफर कर दो, +7 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करना है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू है वो a की वैल्यू होगी ax²। फिर ये bx है तो b की वैल्यू कितनी होगी, -5। और जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो y हो कुछ भी वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 7 माइनस वाई। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमने लिख ली। नाउ वी कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू सॉल्व इट। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² minus 4ac upon 2a. Now put the value of a, b and c here, then we get minus b, it means 5 हो जाएगा, plus minus root b² 25 minus 4a, a कितना है 4 ही है, 4a, then c कितना है 7 minus y अपॉन 2a, 8 हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट, 5 प्लस माइनस रूट 25 -16 है, -16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 112 हो जाएगा, -16
तो ये प्लस 16y हो गया अपॉन 8। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 112 हमको करना है, तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा आई थिंक, माइनस का 87 है तो 16y माइनस 87, ठीक है, अपॉन 8। नाउ यू कैन सी x is alone and the value of x is purely in the terms of y। अब इधर कहीं पे भी x नहीं आ रहा है जैसा पहले हुआ था। सो ये तरीका होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनवर्स निकालने का। फिर यहाँ आपको वही है, x की जगह पे आपको पुट करना है f इनवर्स y, और f इनवर्स x अगर आपको पता करना है तो y की जगह आपने x रखा, ये इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन ये आ गया। और यहाँ भी आप चाहें तो अगेन वैसे चेक कर सकते हैं, ये जो f इनवर्स x की वैल्यू है ये यहाँ x की जगह और यहाँ x की जगह पुट करके अगर सॉल्व आप करेंगे देन यू विल डेफिनेटली फाइंड x ओनली। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ना आ रहा, ठीक है। तो ये हमने 2-3 तरह के एग्जांपल्स लिए कि किस किस तरीके से अलग अलग टाइप के फंक्शन में इनवर्स फंक्शन निकाला जाता है, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर। एक फंक्शन में और ले लेता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। Let us take the logarithmic function here। f of x is equal to log बेस में चलो 10 ले लेते हैं, कोई भी बेस हो सकता है, और इधर आ गया 3x माइनस 2, ये फंक्शन है। और अब हमको इसका इनवर्स फंक्शन अगर निकालना है तो क्या प्रोसीजर होगा निकालने का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट f of x is equal to y, then x is equal to f इनवर्स y। ये जो तरीका है वो तो है। अब यहाँ आपने y पुट किया, y अलोन है अभी x की टर्म्स में लिखा है। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक x अलोन एंड द वैल्यू ऑफ x शुड बी इन द टर्म्स ऑफ y, प्योरली इन द टर्म्स ऑफ y। तो here we will use the property of log। in 11th class you studied the full chapter of logarithmic। what is that? if it is written like that, now if we remove log from here, अगर log को यहाँ से remove कर दिया जाए then base will remain here only and these two values will be interchanged with each other। base will remain here and these two values will be interchanged। x की प्लेस में y आ जाएगा और y की प्लेस में x आ जाएगा। तो यही तरीका मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इस log को अगर रिमूव कर दूं यहाँ से तो क्या होगा, base will remain here and this value and this value will be interchanged। y will be this side पावर में and 3x minus 2 will be this side। ऐसा किया हमने। now we can easily make x alone। how? 3x is equal to 10 to the power minus 10 to the power y plus 2 and x is equal to 10 to the power y plus 2 by 3। x alone हो चुका है, x की वैल्यू y की टर्म्स में आ चुकी है, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन को अलोन करने का या उसका इनवर्स निकालने का तरीका ये होगा। अब अगेन x की जगह आप क्या पुट करोगे, f इनवर्स y। f इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन। ये किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए ये तरीका यूज होगा, ठीक है। तो आई थिंक सफिशिएंट एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझाने के लिए ले लिए हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का प्रोसीजर क्या होता है। बाकी तो जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे, जिस भी टाइप का फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप प्रैक्टिस के लिए उसकी तरह का एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए और सॉल्व करके देख लीजिए आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अपना आंसर चेक करने के लिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है, क्या तरीका मैंने बताया, जो भी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू आती है उस वैल्यू को उठा के आप फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पुट कर दो और फिर सॉल्व करो तो आंसर एक्स आना चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो तरीका है वो सही है, आपका आंसर भी सही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनवर्स फंक्शन के बारे में। अब चैप्टर हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे किसी भी फंक्शन का इनवर्स होता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इनवर्स तो होता ही होगा। पहले तो वो देख लेंगे कैसे आता है। फिजिक्स वगैरह में आपने इसके बारे में थोड़ा यूज़ किया है कि आप जैसे देखें कि साइन π/3 है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो साइन है इसको अगर इधर ट्रांसफर किया जाता है, जैसे मैंने बताया था एफ जो होता है उसको इधर ट्रांसफर करते हो तो एफ इनवर्स हो जाता है। तो साइन को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये π/3 तो इधर अलोन रह जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। नाउ ये इनवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये इस टाइप के जो फंक्शन, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये कैसा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब कभी भी आप देखें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के ऊपर ये -1 लिखा हुआ है तो इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एंड लेट मी मेक क्लियर वन थिंग टू हियर। आपको एक चीज पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए, क्या कि ये जो -1 है ये पावर में -1 नहीं है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये पावर में जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो हम कहते हैं साहब ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ऐसा ही करते हैं, कोई भी पॉजिटिव पावर लगी हुई हो साइन की पावर में ऐसे लिखा हुआ है तो हम कहेंगे साहब ये ऐसे है साइन एक्स की पावर। तो इसके बेस पे शायद हम ये डिसीजन ले लें कहीं पे कि भाई अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही होता होगा। नहीं, ये गलत है। ये दोनों सेम, ये पॉजिटिव पावर के लिए तो ट्रू है। नेगेटिव पावर अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी तो उस पावर पर अगर मेरे को लिखना है sin x की पावर -2 तो उसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये रॉन्ग तरीका होगा। पॉजिटिव पावर में तो ठीक है ये दोनों ही तरीके, लेकिन नेगेटिव पावर में अगर मेरे को sin x की पावर -2 लिखनी है तो ये तरीका होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये साइन इनवर्स x पढ़ा जाएगा न कि sin x की पावर -1। ये दोनों सेम नहीं होते है ना, इस चीज को भी आप नोट कर लें। साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर -1। ठीक है, दिस साइन x की पावर -1 कैन बी रिटन लाइक दिस 1/sin x, बट दिस कांट बी रिटन लाइक दिस। ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि ये जो फंक्शंस हैं ये इनवर्स फंक्शन होते हैं। अभी यहाँ पे अपन फिर आगे चलें। इस चैप्टर के लिहाज से यहाँ पे अपने को एक टेबल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। इसको समझ भी लेते हैं और लर्न आपको फिर इसको करना है। डोमेन रेंज साइन थीटा, यहाँ पे कुछ भी आप साइन एक्स लिख लो, साइन वाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ थीटा में मैंने लिखा होता है, यहाँ थीटा की जगह जो वैल्यूज पुट की जा सकती है रियल नंबर के सेट में से उनको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक, की जा सकती है मतलब डिफाइन आंसर आना चाहिए, नॉट डिफाइन आंसर नहीं आना चाहिए।
ठीक है। और रेंज का मतलब क्या है, हमने यहाँ जैसे मान लो थीटा की वैल्यू π/3 पूछ करी, तो ये तो डोमेन में से आ गया π/3। अब इसका आंसर थोड़ी वापस π/3 आएगा, आंसर कितना आएगा sin π/3 का √3/2, तो वो रेंज में चला गया। तो ऐसे हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, डोमेन में से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी, वो वैल्यूज रेंज में चलती जाएगी। ठीक है, तो डोमेन और रेंज को आप ऐसे थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में से समझे। डोमेन से मतलब होता है इनपुट, डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट, और रेंज का मतलब है आउटपुट। जैसे मान लो कि हमको मौसम्बी का जूस निकालना है, तो आपने जूसर में इधर से मौसमी डाली, ये इनपुट हो गया, डोमेन हो गया। लेकिन वापस इधर से मौसमी नहीं निकल आएगी बाहर, इधर से कोई और फॉर्म निकलेगी, जूस निकलेगा। ठीक है, सो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीज आपने इधर से एप्पल डाला, तो उसके दूसरी साइड से जूसर में से एप्पल नहीं निकल आएगी, वापस क्या निकल के बाहर उधर जूस आएगा, तो अलग अलग फॉर्म होगी ना दोनों। तो ये इनपुट वाला डोमेन है और आउटपुट वाला रेंज है। तो ये यहाँ पे आप देखें साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों की डोमेन होती है आर। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की डोमेन क्या होती है, आर। ठीक है, इसका मतलब आर मतलब है रियल नंबर। तो रियल नंबर की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करो, रियल नंबर के सेट में से थीटा की जगह आप कुछ भी पुट कर दो, आंसर जो है वो हमेशा डिफाइन ही आता है साइन थीटा और कॉस थीटा। व्हेन वी मूव टू टेन थीटा कॉट थीटा, तो इसमें कुछ समझना जरूरी है हमारे को। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आपको डोमेन लिखना है अगर किसी भी फंक्शन का, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन आर ही होता है, लेकिन आर में से वो वैल्यूज रिमूव कर दी जाती है जिन वैल्यूज पे आंसर अनडिफाइंड आ रहा होता है ना, वैल्यूज ऑन विच फंक्शन इज अनडिफाइंड। रियल नंबर के सेट में से वो वैल्यूज रिमूव कर दो जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम इसका डोमेन अगर निकालें, तो यू कैन जस्ट सी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ यू सी, अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो कभी भी आपने देखा है कि डिनोमिनेटर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू हम बोलते हैं नॉट डिफाइन है। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब ये जीरो कब होता है ये हमको नॉलेज में होना चाहिए। तो 11th क्लास में आपने जनरल सॉल्यूशन के टॉपिक में पढ़ा, और इसको मैं नोट भी एक जगह आपको करा दूंगा कि cos थीटा अगर जीरो होता है तो कब कब जीरो होता है। cos थीटा π/2 पे जीरो होता है, 3π/2 पे जीरो होता है, 5π/2 पे जीरो होता है, या मैं बोल सकता हूँ -π/2 पे जीरो होता है, -3π/, सो ऑन। पॉजिटिव में भी आगे चल सकता है ये। तो क्या किन पे जीरो होता है फिर cos थीटा, जब π/2 के साथ वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसी है, ऑड है। तो अगर थीटा की वैल्यू ऑड π/2 होगी तो cos थीटा जीरो हो जाएगा, और cos थीटा जीरो हो जाएगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा इसको मैथमेटिकली हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2n+1 π/2। जब भी थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो नॉट डिफाइन होगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, डोमेन तो आर ही है, लेकिन आर में से कौन सी वैल्यूज हटा दो जिसपे कि फंक्शन क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। तो आर में से हम 2n+1 π/2 को रिमूव कर देंगे। एंड सेम लॉजिक जो है जो हमने tan थीटा को समझने के लिए यूज किया, वो लॉजिक sec थीटा में भी वर्क करेगा। क्यों, sec थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। डिनोमिनेटर इसका भी cos थीटा था, डिनोमिनेटर इसका भी cos थीटा है, तो सेम ही होगा। जब ये जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइन, जब ये जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइन। तो आंसर भी वही आने वाला है, इसका भी डोमेन ये आएगा, r-2n+1 π/2। तो tan थीटा का और sec थीटा का दोनों का डोमेन सेम हो गया, एक्सप्लेनेशन भी सेम ही हो गया। अब इसी लॉजिक से हम cot थीटा और cosec थीटा का भी डोमेन पता कर सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। नाउ अगेन, अगर इफ दिस डिनोमिनेटर इज जीरो देन दिस विल बी नॉट डिफाइंड। तो हमको ये पता होना चाहिए sin थीटा जीरो कब होता है। तो जैसे इसके बारे में मैंने बताया, cos थीटा कब जीरो होता है, जब π/2 के साथ की वैल्यू ऑड होती है। वैसे आपको sin थीटा के बारे में भी पता होना चाहिए
कि साइन थीटा में थीटा की जगह पाई आ गया, 2 पाई आ गया, 3 पाई आ गया, सो ऑन, माइनस पाई आ गया, माइनस 2 पाई आ गया, माइनस 3 पाई आ गया, 0 पाई भी इंक्लूड कर लें इसमें। यानी कि पाई के साथ में कोई भी यहाँ ऑड और इवन का कोई चक्कर नहीं है। पाई के साथ में कोई भी इंटीजर आ जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, पाई के साथ में कोई भी इंटीजर आ जाएगा तो साइन थीटा 0 होगा। इट मीन्स इन सबको क्लब करके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n पाई है ये सारे, n की जगह कुछ भी पुट कर दो आप। तो अगर यहाँ n पाई आएगा तो साइन थीटा 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा तो कॉट थीटा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो मैं अगर इसका डोमेन लिखना चाहूँ, जैसा मैंने कहा डोमेन तो आ रही है, लेकिन उस पे से उन वैल्यूज को रिमूव करना है जिस पे डिफाइन नहीं है। किस पे डिफाइन नहीं है, n पाई पे डिफाइन नहीं है, तो ये r में से n पाई हट जाएगा। एंड सेम लॉजिक विल वर्क फॉर cosec थीटा, बिकॉज cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1 upon sin थीटा एंड denominator of both the functions are same, so there will be same logic, same expression and same domain. What is that? r minus n pi। ये आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन हो गए। और याद रखना इजी है, समझा भी मैंने दिया है। साइन कॉस का डोमेन r, टेन थीटा का r माइनस 2 n प्लस 1 पाई बाई 2, और जो टेन थीटा का वही किसका होगा, सेक थीटा का, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आएगा। और कॉट थीटा का क्या, r माइनस n पाई, और जो कॉट थीटा का वही किसका होगा, कोसेक थीटा का। लॉजिक सेम है। तो ये डोमेन के बारे में बात होगी डिटेल में कैसे आता है। नाउ रेंज, रेंज मीन्स व्हाट, मैंने क्या कहा, दिस इज इनपुट, जो आउटपुट आएगा वो क्या होगी, रेंज। आप रियल नंबर के सेट में से आपने यहाँ 0 डिग्री पुट किया, ये तो डोमेन है, आंसर आया 0, वो रेंज में चला गया। आपने रियल नंबर के सेट में से यहाँ 30 डिग्री पुट किया, है ना, ये तो डोमेन है, आंसर क्या आया 1/2, वो रेंज में चला गया। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो रेंज में, तो ये आपको पता होना चाहिए। 11th क्लास में आपने पढ़ा है साइन थीटा और कॉस थीटा के जो आंसर्स आते हैं वो -1 से 1 तक ही आते हैं। -1 से छोटी वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती है साइन थीटा की, और 1 से बड़ी वैल्यू भी कभी नहीं आ सकती है। तो इन दोनों की ही रेंज होती है -1 से 1, दोनों की रेंज क्या होती है, -1 से 1। नाउ टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में बात करें तो इन दोनों की रेंज होती है r, मतलब -∞ से लगा के +∞ तक कुछ भी आंसर आ सकता है टेन और कॉट के लिए, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो जैसे tan π/2 की वैल्यू हम बोलते हैं इन्फिनिटी है, तो tan -π/2 की वैल्यू क्या होगी, -∞ होगी। तो tan थीटा की वैल्यू -∞ से लेके कहाँ तक आ रही है, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब रियल नंबर का पूरा ही सेट हो गया। और सेम कॉट थीटा में भी ऐसा होता है, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। कॉट पाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी टाइप आई। तो इस तरीके से -∞ से लेके +∞ तक हो जाएगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में बात करें तो याद करने के लिहाज से देखें, पहले साइन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो इनके हिसाब से याद रखेंगे, साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 तक आती है, और सेक और कोसेक की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आती है। इट मीन्स सेक का आंसर कुछ भी आ सकता है रियल नंबर के सेट में से, बट -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता। सेम इसका भी लॉजिक ही रहेगा, ठीक है। सेक और कोसेक के लिए नंबर लाइन पे अगर हम समझे, ये वैल्यू आएगी और इसके इधर भी आ सकती है, ये वैल्यू आएगी और इसके इधर भी आ सकती है, इसके बीच में कभी नहीं आएगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आएगी। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो भी चीज़ें आपको बताई गई, बेसिक चीज़ें मैंने भी पढ़ाना शुरू की है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी नहीं है, क्योंकि हमको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो स्टडीज़ एक अनचाहे लॉकडाउन के कारण, अनचाही बीमारी के कारण बाधित हुई है। काफ़ी दिन हमको हो गए आराम करते हुए, और हर चीज़ की एक सीमा होती है। हम ज़रूर जब भागदौड़ की ज़िंदगी चल रही होती है तो ये सोचते हैं कि कब हमको आराम का समय मिलेगा। भगवान ने हमको खूब आराम का समय दे दिया है, तो अब आप जो है 1 घंटा हर सब्जेक्ट की क्लासेज जो आ रही है वो पढ़ें, और बाकी समय आप इसको रिवाइज करें। धन्यवाद, ठीक है।
मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रमेश कुमार पारिक और आज अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ ख़त्म किया था डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो याद करने के लिहाज से आप देखें क्या चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं। डोमेन एंड रेंज, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज पूरे डिस्कस किए थे कैसे आते हैं। अब यहाँ अब एक चीज़ ध्यान रखें, जैसा मैंने अभी बोला आपसे जब मैंने स्टार्ट किया था कि किसी फंक्शन का जब इन्वर्स निकालते हैं तो वो उसके डोमेन और जो कोडोमेन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ए से बी तो बी से ए हो जाता है। ठीक है, जबकि वो बशर्ते वन एंड ऑन टू फंक्शन हो रहा हो। तो पहली चीज़ तो आप ये देखें कि कोई भी जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वन एंड ऑन टू होता नहीं है वैसे, है ना। जैसे आप साइन थीटा की अपन बात करें, थोड़ा समझते हैं इसको। ये इस तरीके का जो है साइन थीटा का ग्राफ होता है, ठीक है। अब अगर कोई भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है कि उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक से ज्यादा जगह कट कर जाए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है कि उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक से ज्यादा जगह कट कर जाए तो फिर वन वन नहीं है फंक्शन, वो मैनी वन है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस इधर भी जाएगा। वैसे ये जो ग्राफ है इसमें मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो इसको एक से ज्यादा जगह कट कर रही है। तो फिर ये जो फंक्शन है ये वन वन ना होकर मैनी वन है ना। क्यों है? तो एक से ज्यादा जगह कट करने पे हम क्यों बोल रहे हैं कि वन वन नहीं होगा। जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे कोई एंगल है, लेट इट बी 20 डिग्री, कोई तो एंगल होगा यहाँ पे। तो मैं आपसे बोलूँ जाके इस पे वैल्यू देखो कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया कि भाई 1/3 है, ठीक है, 20 डिग्री पे वैल्यू 1/3 है। तो अब इसके जस्ट नीचे भी कोई एंगल होगा, ठीक है। अब वो एंगल जैसे हमने ले लिया साहब 170 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे 160 ले लिया जैसे। तो अब मैं आपसे कहूँ कि 160 पे जाके वैल्यू देखो तो वो भी 1/3 आएगी। यानी कि हम जैसे मैपिंग बनाएंगे ऐसे, तो 20 डिग्री जब आपने लिया तो उस पर 1/3 आ रहा है। 20 डिग्री की रिलेशन किसके साथ में? 1/3 के साथ में। और 160 आपने लिया तो भी 1/3 आ रहा है। और आगे चले जाओ इस पे भी 1/3 आएगा, इस पे भी 1, और आगे चले जाओ आता जाएगा, ये तो रिपीट होता जाएगा। यानी कि इधर बहुत सारे एंगल ऐसे होंगे जिन पे सेम वैल्यू आएगी। तो इन सारों का रिलेशन किसी एक के साथ में हो रहा है। तो हमने तो कहा था कि डिफरेंट एक्स की वैल्यू की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, तब तो 1 1 है, अदरवाइज मेनी वन है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सारे के सारे अगर आप चेक करोगे ग्राफ बना के तो कोई भी फंक्शन 1 1 बनेगा ही। तो फिर तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स ही नहीं। तो फिर तो साइन इनवर्स जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कॉस इनवर्स जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो वो कैसे है? हम तो चैप्टर ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ उसको जरा आप समझ लें। अब क्या किया जाता है कि इसके जो वास्तव में इसके जो डोमेन है, यानी कि रियल नंबर का मतलब है कि आप कोई भी एंगल लगाओ आंसर निकालो, उसमें तो ये फंक्शन 1 1 एंड 2 नहीं होता है। तो फिर किया क्या जाता है वो आप देखो। जैसे ये साइन का ऐसे ये, तो पूरे की बात करें तो ये 1 1 नहीं है। तो फिर इस ग्राफ का एक छोटा पार्ट छांट लिया जाता है। उस पार्ट को इस तरीके से छांटा जाता है कि वो 1 1 और 1 2 बन जाए। जैसे आप देखें यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे एंगल यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है ना, यहाँ 3π/2 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ 2π है।
इधर -π/2 है, इधर -π है, -3π/2 है। तो मैं आपसे कहूँगी यहाँ एक काम करो, ग्राफ का इतना हिस्सा छाट लो, इतना, कहाँ से लेके कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इस इतने ग्राफ के लिए ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं और वो इसको एक से ज़्यादा जगह कट कर जाए? इतने ग्राफ के लिए नहीं पॉसिबल। अब तो अब इतने के अंदर अपन इसको स्टडी करें तो ये फंक्शन 1 1 हो गया फिर, ठीक है। तो ऐसे सारे फंक्शन में इस तरीके करने को तो सिलेक्ट और भी कहीं किया जा सकता है, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं आपसे कहूँ कि इतने ग्राफ के अंदर क्या कोई आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो केवल इतने ग्राफ में कि एक से ज़्यादा जगह कट कर जाए? तो नहीं होगी। तो इतने के अंदर स्टडी करोगे तो वो भी 1 1 1 2 आएगा। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांच बन सकती है, हमको कोई एक मेन ब्रांच सिलेक्ट करके स्टडी कर लेते हैं। तो जो मेन ब्रांच इसमें सिलेक्ट की गई है साइन की, अगर मैं बात करूं तो ये सिलेक्ट की गई -π/2 से π/2। तो मैं यहाँ पे ये डोमेन जितने भी है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब क्योंकि इनमें 1 1 नहीं हो रहा तो हमने उतने पार्ट ले लिए जिसमें 1 1 हो जाए। वो सब में जैसे मैंने साइन में बताया वैसे सारों में किया जा सकता है। तो मैं यहाँ उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या क्या आता है इसके अंदर। साइन थीटा का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ऐसे कॉस थीटा के ग्राफ में लिया जाता है 0 से π। ठीक है, याद करना बड़ा आसान है, आप ये दो याद कर ले, आगे वाले बड़े आसानी से याद हो जाएगी। अब जो साइन और कॉस का लिखा है वही वापस टेन और कॉट में लिख दो, केवल एक चेंज के साथ में। यहाँ पे हमने बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, अब आप छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लो ओपन इंटरवल का। ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, और ये 0 से π भी ओपन इंटरवल। ठीक है, 4 हो गए। अब सेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? इसका होता है कॉस का। तो जो कॉस वाला है वही एक बार हूबहू बिना किसी चेंज के लिख दिया जाए। अब एक चेंज करना पड़ेगा, माइनस मतलब रिमूव करो। क्या रिमूव करो? एक एंगल रिमूव कर दो। कौन सा एंगल रिमूव कर दो? 0 से π के बिल्कुल मिड में कौन सा एंगल आता है? π/2। तो π/2 को रिमूव कर दो आप। अगेन कोसेक की बात करें तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो जो साइन वाला है वो पहले तो हूबहू यह लिख दो। अब इसमें भी एक एंगल रिमूव करना पड़ेगा, कौन सा? वही जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है। तो -π/2 यहाँ पे होता है और π/2 यहाँ होता है। तो -π/2 से π/2 के बिल्कुल बीच में कौन सा एंगल आता है? 0। तो ये 0 रिमूव करना है। तो ये मैंने वही ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल यहाँ पे हमने वापस लिख रखी है, लेकिन क्या किया हमने? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है जिससे कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए। अब जब ये 1 1 ऑन 2 हो चुके हैं तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब जरूर जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो अब अपन बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज। तो बड़ा इजी है, जो इसकी रेंज है वो सारी की सारी डोमेन बन जाएगी। रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, इनको चेंज करने पर रेंज नहीं बदलने वाली। क्यों? इतने फंक्शन में भी आप चेक करके देख लो, साइन की वैल्यू तो इधर -1 से +1 तक आई रही होगी, तो रेंज में नहीं चेंज हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो यहाँ डोमेन बन जाएगी एज इट इज। ये लो जी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन आ गई। और जो इसके डोमेन है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, वो इसकी रेंज बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? -π/2 से π/2, 0 से π। याद करने का क्या तरीका होता है? इसी को रिपीट करना है, केवल ओपन इंटरवल कर दें। फिर मैंने क्या बताया? सेक किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। कॉस वाला लिख दें और इसके बीच में जो एंगल आया वो रिमूव कर दें। कोसेक के लिए साइन वाला लिख दें और इसके बीच में जो एंगल आया है वो रिमूव कर दें। ये लो जी साहब, तैयार है आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की टेबल। और इस चैप्टर में ये हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं। ये तो मैंने पूरा बेस आपको लेके समझाया है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें भी हमारे लिए उपयोगी है, बट एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न,
दिस टेबल विल बी मोर यूजफुल टू अस एंड स्पेसिफिकली इसमें भी रेंज, और ये रेंज जो है इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों? जैसा मैंने इसमें आपको भी बताया था, -π/2 से π/2 भी लिया जा सकता है, π/2 से 3π/2 भी लिया जा सकता है। ये सारों में 1/√2 बनेगा, तो ऐसी इन्फिनिटी ब्रांच बनेगी। तो सारों को तो हम एक साथ स्टडी कर नहीं सकते थे, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें से सेलेक्ट कर लिए, तो वो हमने इसकी रेंज बना ली। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करके इस टेबल के अलोंग ही, पहले तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बनाई थी, उसके साथ में एक नई टेबल बनानी है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड डोमेन करके लिखना है, और फिर उसके साथ में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ क्या जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था। In their real domain, no trigonometric function is 1, 1 and onto. So their domains are restricted. So that their inverse exists. ठीक है, ये आप यहाँ नोट लिख लेंगे और ये पूरा सब कुछ नोट कर लेंगे। इसके आगे अपन अब चलते हैं। इस टेबल का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने कहा, दिस टेबल इज मोर यूजफुल टू अस, और स्पेसिफिकली इसमें भी रेंज याद कर लें, बड़ा इजी, -π/2 से π/2, 0 to π। देन अगेन रिपीट करना है ओपन इंटरवल के साथ। देन क्या करना है, कॉस इनवर्स वाला सेक इनवर्स में लिखना है, बीच वाला एंगल हटाना है। साइन इनवर्स वाला कोसेक इनवर्स में लिखना है, बीच वाला एंगल हटाना है। बड़ा इजी है। अब इनके बेस पे, अब आप जब इस टेबल को ऑब्जर्व करते हो तो एक आप नोट करोगे कि साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये जो तीन फंक्शन है, इनकी जो रेंज है, इनमें -π/2 से π/2 इंक्लूड हो रहा है। भले कहीं पे क्लोज इंटरवल आ रहा है, कहीं पे ओपन आ रहा है, बट इंक्लूड तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट कैटेगरी में ले लेते हैं। ऐसे फंक्शन जो -π/2 से π/2 को इंक्लूड करते हैं, कहीं पे ओपन कहीं पे क्लोज। ठीक है, दूसरे फंक्शन वो हैं जो 0 से π को इंक्लूड करते हैं। तो इनवर्स फंक्शन की रेंज के बेसिस पे दो कैटेगरी हो जाती है। अब इस पहली कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शन आने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। और दूसरी कैटेगरी में जो बच गए वो दूसरी में आ जाएंगे, जिसमें 0 से π इंक्लूड है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। दो कैटेगरी हो गई इनवर्स फंक्शन की। वी मूव फर्दर नाउ। -π/2 से π/2, -π/2 का एंगल यहाँ होता है और π/2 का यहाँ होता है। तो जब आप -π/2 से π/2 तक जाओगे तो two quadrants are used. Which one? First and fourth. तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इन these three functions only first and fourth quadrant are used. These two quadrants are not used in these functions. Now we see this side, 0 to π. 0 to π. When we go from 0 to π, we see that two quadrants are used, first and second. So as far as these three functions are concerned, third and fourth quadrant is not used. ठीक है, अब इस चीज को अगर अपन कंक्लूड करें तो क्या होगा, आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दिनों में काम आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दिनों में भी काम आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसका मतलब 6 के 6 में यूज हो रहा है, सभी में यूज हो रहा है ना, इन दिनों में भी हो रहा है, इन दिनों में भी हो रहा है। तो पहली चीज जो यहाँ से नोट की जा सकती है वो क्या है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट is used for all inverse trigonometric functions। दूसरी चीज अगर आप देखो, थर्ड क्वाड्रेंट का न तो यहाँ यूज हुआ है और न यहाँ यूज हुआ है। फोर्थ तो यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, लेकिन थर्ड कहीं पे यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। दूसरी चीज क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट is not used for any inverse trigonometric function। ठीक है, ये यहां से दो कंक्लूजन निकल के आए। आगे देखें हम, अब एक चीज आप देख लें, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज होगा सो एंगल विल बी थीटा देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का जब यूज होगा एंगल विल बी रिटन लाइक पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का यूज होना नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट का जब यूज होगा एंगल विल नॉट बी 2 पाई माइनस थीटा, एंगल विल बी माइनस थीटा हियर, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम माइनस पाई बाय 2 एंगल जब बनाते हैं तो इस तरीके से मूव करते हैं। तो जब इस तरीके से मूव करके कोई एंगल फॉर्म किया जाता है तो फिर वो नेगेटिव थीटा ही होता है। हाँ, अगर अभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे पहुंचे होते इधर से, तो जब यहाँ आते तो उस एंगल को हम 2 पाई माइनस थीटा लिखते, तो ये माइनस थीटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। अब एक लास्ट चीज इसके बारे में और लिख लेते हैं, फिर इसके बेस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, पहला ही क्वेश्चन पेपर में इसी का पूछा जाता है, तो वो अपन देखेंगे। तो क्या चीज है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, अगर उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, देन पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लो। किसका एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसा होता है भाई? थीटा। दूसरी चीज ऐसे कर लेते हैं, कॉस इनवर्स में नेगेटिव, कॉट इनवर्स में नेगेटिव और सेक इनवर्स में नेगेटिव। इन तीनों जो कि सेकंड कैटेगरी के फंक्शन है, इन तीनों के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, जो कि इसके डोमेन है, यानी इनका डोमेन अगर नेगेटिव है, देन ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा होता है? पाई माइनस थीटा। एंड लास्ट वन, साइन इनवर्स का डोमेन नेगेटिव है, टेन इनवर्स का डोमेन नेगेटिव है, और कोसेक इनवर्स का डोमेन अगर नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या है? माइनस थीटा। तो इधर ये जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसको सारे को मैंने इधर समराइज कर दिया। ये आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें, टेबल भी ध्यान रखें और इसको भी ध्यान रखें। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो एंगल ही होते हैं। कैसे? जैसे भाई हमने लिखा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो ये इधर गया 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है ये क्या है? बेसिकली एक एंगल है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का इनवर्स फंक्शन अभी दिया जाएगा और उसका आप प्रिंसिपल एंगल निकालो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप का जैसे मैंने ले लिया, आपसे कहा कि चलो साइन इनवर्स 1/2। प्रोसीजर एक बार मोटा मोटा समझ लें कैसे करेंगे अपन।
साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल है, उस एंगल की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है और वो इसके बेस पे बताई जाएगी। क्या करना है आपको, यहाँ आपने साइन इनवर्स लिखा, अब ये किसी न किसी साइन थीटा की वैल्यू है, तो पहली बात तो आप ये देखो कि ये साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव अगर हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और उसमें थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, थीटा। तो यहाँ आप लिखो साइन, और थीटा कितना हो गया 1/2 के लिए π/6। ये लो साहब, दोबारा देखें, साइन इनवर्स है तो साइन लिख दो, कॉस इनवर्स होता है तो कॉस लिख दो। फिर यहाँ पे एंगल को लिखना है और एंगल इसके हिसाब से लिखा जाएगा, इन तीनों में से कोई एक तरीका, और वो यहीं से डिसाइड होगा। तो हमने देखा इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा को थीटा ही लिखा जाएगा, तो थीटा यहाँ से आ गया π/6। ठीक है, ये कितना आ गया आंसर, π/6। साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल है और इस एंगल की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, π/6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। ठीक है, अब आप देखें, जैसे मैं ले लेता हूँ कॉस इनवर्स -1/√2। ये भी एक एंगल है, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो कॉस इनवर्स है, तो ये कॉस है ना, ये रिमूव हो गया था यहाँ पे, इसलिए π/6। ये कैसे रिमूव होता है, क्यों रिमूव होता है, ये हम आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो कॉस इनवर्स के आगे हमने कॉस लिख दी। अब आप देखो कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो ये साइन ये डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से कौन से तरीके से लिखना है। कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और कैसे लिखा जाएगा, π-θ। अब थीटा पता करना है पहले तो आप ये बताओ, साइन को तो छोड़ दो, चिन्ह को तो छोड़ दो, कॉस में 1/√2 का थीटा क्या होगा, π/4। तो थीटा हमको मिल गया π/4। लिखना कैसे, π-θ लिखना है, तो π-θ यानी कितना, π/4। कॉस इनवर्स कॉस कितना हो गया भाई, 3π/4। अब ये रिमूव हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3π/4। कॉस इनवर्स -1/√2 एंगल है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी, 3π/4। ठीक है, ये एक और अपन ने एग्जाम्पल लिए, एक और ले लेते हैं, है ना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, एक सेकंड का हो गया, थर्ड तो है नहीं, फोर्थ का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फोर्थ के लिए मैंने ले लिया tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 क्या करना है आपको, tan इनवर्स, यहाँ आपने tan लिखा, tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को कैसे लिखा जाएगा, -θ। अब tan में √3 का थीटा क्या होता है, π/3। तो -θ लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा, -π/3। ये रिमूव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -π/3। ये तीन ही तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, तीनों का मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिया है। और आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी आप इनवर्स फंक्शन इधर लिखो और अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लिख लो और उसको सॉल्व करके देखो। अब अगला क्वेश्चन इसमें किस तरह के, ये मैंने इंडिविजुअली अलग अलग लिया, अभी 2-3 एक साथ आ सकते हैं, एक एग्जाम्पल उसका भी अपन ले लेते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस tan इनवर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव ले लेते चलो इसके अंदर 1/√3। ये तीन साथ में दे दी हैं। अब हमको कहा गया कि इसके आप सॉल्व करके आंसर निकालो। तरीका होगा वही, एक एक को आप सॉल्व करते जाओ। साइन इनवर्स है, अंदर आपने साइन लिखा, साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे लिखा जाएगा, -θ लिखा जाएगा। तो 1/2, साइन में 1/2 तो थीटा कितना, π/6। तो क्या लिखना है मेरे को, थीटा की -θ। साइन इनवर्स लास्ट वाला देखो आप, -θ लिखना है।
तो -π/6 ऐसे लिख देंगे इसको। मूव फर्दर, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल को कैसे लिखा जाएगा, पाई माइनस थीटा। पहले थीटा पता कर ले, √3/2। तो कॉस के अंदर √3/2, तो थीटा कितना हो गया, π/6 हो गया। तो पाई माइनस थीटा लिखना है, तो थीटा कितना आया, π/6। पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह π/6। देन टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा ही लिखना होता है केवल। तो 1/√3 टेन में थीटा कितना हो गया, π/6। ये लो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ये हटके आ गया -π/6, ये हटके इसको जब सॉल्व करोगे तो 6π - π 5π/6 देन +π/6। तो ये कितना हो गया, नीचे 6 सब में सेम है, तो 5π + π 6π, 6π - π 5π/6। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक हमारा टॉपिक जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो इसमें कंप्लीट हो गया। तो आप इसको आराम से वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके जो भी चीज़ें समझना चाहें समझें और फिर इस तरीके के क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, फिर हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। आप जो है इसकी बुक कहीं से भी आपको अवेलेबल हो जाती है तो उसके क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।